तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज हमने ये थे लेग्स और लेग्स वर्कआउट। तो मेरा एक लेग वर्कआउट और एक चेस्ट वर्कआउट ऐसा होता है जिसमें मेरा वार्म अप सबसे लंबा चलता है। तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तक लास्ट किया था वार्म अप मेरा। वार्म अप में बेसिक मोबिलिटी की थी, स्ट्रेचिंग और कुछ फ्री बॉडी वेट स्क्वाट्स, दैन कुछ हैम फोकस्ड स्क्वाट्स किए थे बॉडी वेट से। और उसके बाद फिर मैंने स्क्वाट से ही शुरू किया। आज यूजुअली मैं करता हूँ हैम से शुरू, लेकिन आज मुझे स्क्वाट्स करने थे। तो फिर अगर लेट उसको अगर बाद में करें तो स्क्वाट्स तक जाते जाते उतनी स्ट्रेंथ बॉडी में बचती नहीं है, फिर हम उस पर उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने स्क्वाट्स को पहले रखा। और मेरे सारे वार्म अप सेट ऐसे ही थे जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये मेरा वार्म अप सेट ही है। लगभग 5 सेकंड तक का होल्ड, नीचे जाके 5-3 सेकंड ऐसे करके होल्ड था और फिर मैं उठ रहा था। पहला सेट मैंने लिया था 20 kg, मतलब 1 प्लेट का, फिर 2 प्लेट का, फिर 3 प्लेट का। उसके बाद ये मेरा वर्किंग सेट आया पहला, जो कि 4 प्लेट से था। और 4 प्लेट मैं फ्री मतलब नहीं कर पाता था बारबेल पर, स्मिथ पर ही करता था। तो ये इतना कॉन्फिडेंस आया है, तो स्मिथ मशीन का बैरियर ये ब्रेक हुआ है और मैं 4 प्लेट बारबेल पे कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और 5 प्लेट भी मैं स्क्वाट कर लेता हूँ, लेकिन वो मैं कर पाता हूँ स्मिथ पर। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है 5 प्लेट पे। तो ये पहले तो ये 4 प्लेट पे जो मेरे जर्क्स आ रहे हैं, जो मैं नीचे जाके थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे को इसको स्मूथ बनाना है। और जैसे मैं 3 प्लेट को एकदम नीचे बैठ के उठ लेता हूँ 10 रैप के लिए, 12 रैप के लिए, उसी तरीके से मैं जब तक ये 4 प्लेट का स्क्वाट नहीं बन जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तब तक ये 4 प्लेट पर ही मेरा होल्ड रहेगा। और मैंने 4 प्लेट के स्क्वाट के 2 सेट लिए थे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने सपोर्टर भी इसलिए खड़ा किया था जिससे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा रैप निकाल सकूँ, क्योंकि आप अगर गिनोगे तो मैं 6 या 8 रैप तो निकाल ले रहा हूँ नॉर्मली। अपने पहले सेट भी मैंने निकाले। उसके बाद मैंने इससे बोला था जब मैं बोलूँ तब आना, तो मैंने सेट की आजा, तब वो आया पीछे से मेरे को सपोर्ट देना। और सेकंड सेट में तो मतलब पहले सेट में मेरी ज़्यादा मसल फटीग हो गई थी, तो मुझे सेकंड में उसको पहले ही लगभग तीसरे रैप से ही मुझे उसे बोलना पड़ा कि भाई पीछे से थोड़ा हाथ लगा। तो इट वाज़ वेरी माइन्यूट, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने पहली बार ही ये 4 स्क्वाट इतने कॉन्फिडेंस से किया है और बिना स्मिथ के किया है। पहले भी करता था तो क्या होता था, मुझे पहले सेट से ही सपोर्टर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो ये अच्छा है, मेरा स्मिथ मशीन बैरियर टूटा है। उसके बाद मैं आ गया था लेग एक्सटेंशन पर। और सिंगल लेग एक्सटेंशन बहुत एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है क्वाड्स को बर्नआउट करने के लिए। उसमें भी अगर आप 5-5 ऑल्टरनेटिव करते हो तो डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और ये भाई बहुत मुझे करा लगता है इसको करना। और इस पर भी स्ट्रेंथ मेरी काफ़ी आ रही है। शायद ये 47 वेट लगा था, और जो मैं एक लेग से एक्सटेंड कर रहा था, तो इसीलिए मैं बात देख रहा था उसकी, इसको भाई इतनी स्ट्रेंथ। तो ठीक है भाई, अगर रेगुलर वर्कआउट करते रहोगे, डाइट अच्छी रखोगे, तो सब कुछ आ जाता है। अब देखो, तब तक थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, 2 सेट खत्म होंगे तब तक। तो लेग्स में पहली बात बताना चाहूँगा, वार्म अप प्रॉपर रखो। अपनी लोअर बैक, हैम्स को, ग्लूट्स को, क्वाड्स को, काल्व्स को अच्छी तरीके से वार्म अप करो। कोई भी आपका चाहे बिगिनर हो, कुछ भी हो, देखो बिगिनर को तो स्पेशली करना है क्योंकि वो इतना नहीं जानते। वो मेरी भी जिम में काफ़ी लड़के आते हैं, जैसे ही आए तुरंत अपना जो भी उनका वर्किंग सेट है उस वेट से वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। मत करो भाई, पहले मसल को गर्म करो, थोड़ा सा मोबिलिटी करो थोड़ी सी, जिससे कि आपको बॉडी रेडी हो जाए और बॉडी माइंड को सिग्नल्स भेजे कि हाँ भाई अब मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। सो इट शुड बी लाइक दैट। ये नहीं कि आप जैसे ही आए हो और यू स्टार्टेड डूइंग द शिट दैट यू ऑलवेज डू। नहीं भाई, ऐसे करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इंजर्ड, और वो इंजरी कोई नॉर्मल नहीं होगी। दैट कैन एंड योर बॉडी बिल्डिंग कैरियर। भाई शुरू होने से पहले मत ख़त्म करो, अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छे से वार्म अप करो, फिर अच्छे से वर्कआउट करोगे भाई। और अगर मेरी बात पे डाउट हो रहा हो तो 1 हफ्ते बिना वार्म अप के वर्कआउट करो, 1 हफ्ते वार्म अप के साथ, प्रॉपर वार्म अप के साथ, जो कि 10-15, देखो अगर आप किसी भी मसल को वार्म अप करोगे ना, वो मिनिमम आपका 10 मिनट लेगा। और मैक्सिमम जैसे बड़ी मसल जैसे चेस्ट है, तो उसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें वार्म अप करनी पड़ती हैं, अपनी अपर पैक, मिडिल पैक, लोअर पैक, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट। और तो ये उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर शोल्डर की मोबिलिटी करनी पड़ती है क्योंकि शोल्डर पे भी लोड आता है, तो थोड़ा बड़ी मसल हो जाती है। और ऐसे ही लेग बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें हमारा काल्व्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एब्डक्टर्स ग्लूट्स इन्वॉल्व होंगे, एब्डक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, हैम इन्वॉल्व होगा, हमारा जो है थोड़ा एब्डोमिनल मसल होगा इन्वॉल्व, लोअर बैक होगा। तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम दो, आधा घंटा दो, 15 मिनट, जो भी 20 मिनट लग रही है दो। भले ही आप जो वर्कआउट के बाद में जो करते हो
रिलीज़ के लिए, मसल्स को रिलीज़ करने के लिए वो मत करो भाई, लेकिन ये स्टार्टिंग में ज़रूर करो। वो भी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको ज़्यादा ही टाइम का इशू है ना, तो भाई वार्म अप ज़रूर करो। बाद में जो आप अपना रिलैक्सेशन मसल को देते हो वो छोड़ दो, वो मत करो, लेकिन वार्म अप ज़रूर करो। और फिर देखो आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से लिफ्ट कर पाओगे, और वो लिफ्ट आपको बहुत ईजी लगेगा। तो और ये भी मेरा थोड़ा ऑल्टरनेटिव स्टाइल का था, क्योंकि अब मैंने फ़ील किया कि मेरी क्वाड्स में उतना दम नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि हेम्स करना चाहिए, तब तक क्वाड्स थोड़ी देर के लिए मेरे रिलैक्स हो जाएंगे। दो साइड मैंने लाइंग हेम कर्ल के लिए थे, तो ये अप्रॉक्सीमेट मेरा गया होगा, इसमें 10 मिनट गया होगा। तो 10 मिनट में मेरा क्वाड आराम से मोबलाइज हो गया, कूल डाउन हो गया, उसको थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल गया, तो उसका जो फटीक था वो कम हो गया। हेम कर्ल भी जब कर रहे हो तो मेजरली जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्ट लेके, क्योंकि उसमें क्या ही सपोर्ट आप किसी से लोगे, तो खुद को ही सपोर्ट दे दो तो ज़्यादा सही लगता है। जो भी आपका वेट है, जो भी आपकी वेट कैटेगरी है उस हिसाब से। और लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ पार्शियल्स लेना इज़ मस्ट भाई। पार्शियल्स लो, दे आर द की टू बिल्ड योर मसल। उसके बाद मैं आ गया था लेग प्रेस पे, और ये कुछ वेट लगा 160 किलो, कुछ नहीं, हाँ 160 ही है ये, मुझे याद है अच्छे से। और मैं यूजुअली 160 की लेग प्रेस नहीं करता हूँ, मैं 200 प्लस करता हूँ, 200 या 200 प्लस। लेकिन क्योंकि मेरे लेग्स फटीग हो चुके थे, 4 प्लेट की स्क्वाड, फिर सिंगल लेग एक्सटेंशन 47 kg ईच, तो उसमें फिर मैंने लगाया था 200 kg, लेकिन वो मुझे बहुत हार्ड पड़ रहा था। 3-4 रैप मैं करना चाहता नहीं था, क्योंकि वो मैं पहले ही कर चुका था उस तरीके का मूवमेंट में, हैवी मूवमेंट मतलब स्क्वाट्स कर चुका था, तो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे था दिमाग में कि मुझे 10-12 रैप चाहिए, इसके लिए मैंने सीधा ड्रॉप किया 40 kg, और मैं 160 पे आया। और इस 160 किलो भी इतना मतलब 200 से भी भारी लग रहा था ये मेरे को। इट वाज लाइक हेल डूइंग द लेग प्रेस दैट टाइम, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। और ये यहाँ पर आप मेरा फुट प्लेसमेंट देख सकते हो कैसा है, क्वाड फोकस्ड ही है ये। मैंने बहुत नीचे रखे हैं अपने लेग्स जो भी हैं, जिससे कि मेरा पूरा जो है प्रेशर वो क्वाड से ही लगे, हैम का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। और देखो जब भी वेट को पुश करो लेग प्रेस में, हमेशा अपने जो आपकी फिंगर्स होती हैं उससे पुश ना करके, जो आपका बैक एंड होता है फुट का उससे पुश करो, तो आपको ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जो आपकी क्वाड मसल है उसको आप पकड़ के रख पाओगे और आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट साइड था मेरा लाइंग सिंगल लेग कर्ल का। अब देखो इसमें मैं जुगाड़ बना लेता हूँ, जो नीचे वाला है जो हमारा लेग एक्सटेंशन के लिए जो पैड होता है उसको मैं बांध देता हूँ अपने रिस्ट बैंड से, जिससे कि वो हिले ना, और मैं इसको सिंगल लेग का जुगाड़ बना लेता हूँ। क्योंकि भाई सिंगल ये प्रॉपर हैम के लिए नई मशीन्स होती नहीं है नॉर्मली जिम्स में, और वही मेरी जिम में नहीं है, तो जुगाड़ बनानी पड़ती है। और ये बहुत सही जुगाड़ है भाई, इसको करो। सिंगल लेग कर्ल इज़ इक्विवेलेंट टू डूइंग द सिंगल लेग ट्राइसेप्स। देखो मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, हमारा जो बाइसेप्स है वो बड़ा लगता है हमारे ट्राइसेप्स की वजह से, और जो हमारा लेग है वो बड़ा लगता है हमारी हैम की वजह से। तो जितनी इंपॉर्टेंस आप ट्राइसेप्स को देते हो उतनी हैम को दो। बहुत से जिम गोअर्स हैं जो स्क्वाट्स करेंगे, लेग प्रेस करेंगे, लेग एक्सटेंशन करेंगे, डंबल से स्क्वाट्स करेंगे, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बच रहा हो तो लंजेस भी कर लेंगे। मतलब 5-5 एक्सरसाइज, 3-3 सेट, 15 सेट्स आपने इन टोटल क्वाड्स के कर रहे हो। फिर आपका टाइम खत्म हो जाता है, या आप फटीग हो जाते हो, फिर कहते हो अरे यार हैम क्या ही करना, कौन देख रहा है, हम क्वाड की लाइनिंग दिखती नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। अगर आपको अपना पूरा ओवरऑल लेग बड़ा दिखाना है तो आपको हैम पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छी से ट्रेन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हो। फिर से भाई हैम तो मस्ट है करना, उसको करो भाई, जैसे ट्राइसेप्स पे ध्यान देते हो वैसे इस पे ध्यान दो। तो उसके बाद वर्कआउट ख़त्म था, फिर मैंने अपनी पोजिंग वगैरह की, पोजिंग पंप मेरा बहुत डिसेंट था। और उसके बाद भी स्क्वाट्स मैंने किए, जैसे कि मेरे 4 प्लेट थे, लेकिन वो मेरा पूरा वेट कंट्रोल था। मैंने सिंगल लेग एक्सटेंशन किया, पूरा वेट कंट्रोल था। मैंने लेग प्रेस किया, मेरा जो भी था पूरा वेट कंट्रोल था मेरा। उसके बाद मैंने हैम कर्ल किए, पूरा वेट कंट्रोल था। तो आप मेरी लिफ्ट्स बहुत कम ऐसी देखोगे जिसमें वेट मुझे कंट्रोल कर रहा होगा, मैं वेट को नहीं। और मेरी मैक्सिमम लिफ्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें मैं वेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, वेट मुझे नहीं। तो ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वेट आपको कंट्रोल ना करे, आप वेट को कंट्रोल करो, ये वेट कैटेगरी आपकी रहनी चाहिए। और अगर आप नए हो, वेट कम उठाते हो, या फिर आपकी मसल इम्बैलेंस है, आपको सही से मतलब डोंट वरी भाई, वो पूरी शिट अपने दिमाग से निकाल दो। ओनली फोकस ऑन योर ट्रेनिंग। इवेंचुअली आपका वेट बढ़ेगा, ग्रेजुअली वेट बढ़ेगा आपका, आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे। जब मैं जाता था मेरे लिए
सिर्फ रॉड से स्क्वाट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. नाउ आई एम स्क्वाटिंग 4 kgs नाउ आई एम स्क्वाटिंग 4 plates 5 plates. और ये कल मैं जिम गया आज मारने लगा, ऐसा नहीं हुआ है. मुझे 2.5 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, रेगुलर वर्कआउट करते हुए. और अगर 2.5 साल में आप लोगे तो इन टोटल मेरी कुल मिला के 3 या 4 महीने ही मेरा ऑफ रहा होगा, जो भी मेरा सेगमेंट्स में रहता है, जिसमें कि मैं मसल रिकवरी ब्रेक के लिए वो होता है, जिससे कि मेरी मसल्स अगर ज़्यादा फटीग हो गई हैं, मुझे इशू हो रहा है, तो फिर मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए उसको रिकवरी टाइम देने के लिए मैं जिम ऑफ कर लेता हूँ. मैक्स टू मैक्स मैं 15 दिन की ऑफ करता हूँ, मिनिमम 1 हफ्ते की जिम बंद करता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी, खुद को रियलिटी चेक देना पड़ेगा. तो मिलते हैं कल बैक वर्कआउट के साथ.